सभी भैया बहन कक्षा 10 गणित वास्तविक संख्याएं रियल नंबर्स इसके बारे में आपको बताया था कि वास्तव में वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, ये पहले आपको बता चुके हैं। आज इसमें प्रश्नावली 1.2 इसका पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में आपको बताया था कि ऐसे गुणनखंड जो अभाज्य संख्याओं के द्वारा ही संभव हैं, केवल अभाज्य संख्याओं के द्वारा गुणनखंड होते हैं, उन्हें अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। उसमें फर्स्ट पार्ट है 140। अब 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, तो गुणनखंड करते समय ध्यान में ये रखना कि हमारा इकाई का अंक कौन सा है, 0 है। यदि इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, इनमें से कोई अंक है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। इसलिए यहाँ इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 का भाग देंगे, 2 का 14 में भाग देंगे 7 पर और 0। अब यहाँ देखिए इकाई का अंक पुनः 0 है, यहाँ 0 है तो 2 का भाग जाएगा, तो 2 का भाग दें, 2 का 7 में भाग देंगे 3 बार, बचेगा 1, 10 हो जाएगा। 2 का भाग 10 में दें तो 5 बार। अब यहाँ देखने पर प्राप्त हो रहा है, पता चल रहा है इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। तब हमें थोड़ा और आगे बढ़ना, 2 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो अभाज्य संख्या 3 है। अब 3 से विभाजित होने के लिए अंकों का योग करते हैं, 5 और 3 को जोड़ेंगे 8 हो जाएगा। 8 में देखें क्या 3 का भाग जा रहा है, 3 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग नहीं जाएगा। 3 के बाद जब अभाज्य संख्या आगे देखेंगे तो अभाज्य संख्या हमारी 5 है। अब 5 का देखेंगे, 5 का भाग जाने के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ देखें इकाई का अंक 5 है। इसका मतलब ये संख्या 5 से विभाजित है, तो 5 का भाग देंगे, 5 सत्ते 35। अब संख्या हमारे पास 7 बची, 7 में 7 का भाग चला जाएगा, 1 आ जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक करते रहते हैं जब तक 1 ना आ जाए। इसलिए 140 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, इन संख्याओं को गुणा के रूप में लिखना, 2 गुणा फिर 2, उसके बाद 5 है 5, उसके बाद 7। अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। आगे देखें, 156 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी देखें इकाई का अंक 6 है, ये 6 है तो इसका मतलब इसमें 2 से भाग चला जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 सत्ते 14, बचा 1, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ इकाई का अंक पुनः 8 आया है, जब 8 है तो 2 का भाग पुनः चला जाएगा, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 7 में 3 बार, 1 बचा 18 हो गया। 18 में 2 का भाग दें 9। अब देखेंगे इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो अब यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा, तो 3 के लिए दोनों अंकों को जोड़ें, 9 और 3 12। 12 में देखेंगे 3 का भाग चला जाता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित है, तो 3 का भाग देंगे, 3 एका 3, 3 तिया 9। अब देखेंगे यहाँ पर संख्या जो 13 है, ये 13 अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होती है या 1 से विभाजित होती है, किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होगी, इसलिए इसमें 13 का भाग जाएगा। 13 का भाग देंगे 1 बार, इसलिए 156 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। इसके अतिरिक्त आगे बढ़ते हैं तो आगे वाली संख्या हमारी 38 25 है। अब 38 25 से इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब है 5वां भाग निश्चित रूप से
पहले भी कोई संख्या अभाज्य है तो 3 है, 3 का देखें, 3 के लिए 3 और 8 को जोड़ेंगे 11, 11 में 2 जोड़े 15, 15 और 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग चला जाएगा तो 3 का भाग में 3 का भाग देंगे एक बार, 3 दूनी 6 बचे 2, 3 सत्ते 21 बचे 1, 3 पंजे 15। अब देखेंगे फिर जोड़ते हैं अंकों को, 1 और 2 3, 3 और 7 10 और 5 15, योग 15 हो गया, जिसमें 5 3 का भाग जा रहा है तो संख्या 3 से विभाजित है, 3 का भाग दें, 3 चौक 3 दूनी 6 बची 15 हो गया, 3 पंजे 15। फिर से अंकों को जोड़ते हैं, 4 और 2 6 और 5 11, 11 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब अब संख्या ये 3 से विभाजित नहीं होगी। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या है वो 5 है और इकाई का अंक भी 5 है, तो इसका मतलब 5 से विभाजित हो जाएगी ये संख्या, तो 5 का भाग देंगे, 5 8 40 बची 2 25 हो गया, 5 पंजे 25, इकाई का अंक पुनः 5 आया है, इसका मतलब संख्या पुनः 5 से विभाजित होगी, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5 बची 3 35 हो गया, 5 सत्ते 35। अब जो हमारे पास संख्या आई है 17, 17 देखेंगे अभाज्य संख्या है तो इसमें केवल 17 का ही भाग जाएगा, इसे 17 से विभाजित कर देंगे एक बार। इस प्रकार से 38 25 के गुणनखंड यहाँ देखेंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। इसके आगे देखेंगे फोर्थ पार्ट दिया है 5005। अब देखते हैं इकाई का अंक 5 है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 के लिए इनको जोड़े 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता, 3 से भी विभाजित नहीं है, ये संख्या 5 से विभाजित है, इकाई का अंक 5 है, 5 का भाग देंगे, 5 एकम 0 0 5 एकम 5, इतना आ गया 1 0 0 1। अब एक अंक आया तो इसका मतलब 5 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा। अब आगे हमें ये देखना है कि इसमें किस संख्या का भाग होगा, तो 5 के बाद 7 का देखते हैं, 7 का भाग है तो 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 का भाग जा रहा है, 7 का डिवाइड करें, 7 एकम 7 बचे 3 30 हो गया, 7 चौक 28 28 तो बचे 2 21 हो गया, 7 दिया 21। अब देखें 7 का भाग इसमें नहीं जा रहा, 8 का जाएगा नहीं, 9 का जाएगा नहीं, 10 का भी नहीं जा रहा, 11 का देखने के लिए विषम स्थान के अंकों को जोड़ते हैं तो 3 और 1 जोड़े 4, 4 में से 4 घटाएं 0, 0 में 11 का भाग जा रहा है तो ये संख्या 11 से विभाजित है, 11 का भाग देते हैं, 11 एकम 11 बचे 3, 11 दिया 33। अब देखेंगे ये 13 है, 13 में 13 का भाग एक बार, इसलिए इसके अभाज्य गुणनखंड आए 5005 के 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, यानी कि जो गुणनखंड आएंगे ये भी सभी अभाज्य होंगी संख्याएं। 5 देखेंगे तो अभाज्य है, 7 देखें अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, तो सभी अंक अभाज्य अंक हैं या अभाज्य संख्याएं हैं। इस प्रकार से इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड हुए। अगली संख्या देखेंगे, 5वां खंड है 74 29। अब देखेंगे 74 29 में ये संख्या ऐसी है, देखेंगे 7 और 4 11 और 2 13, 13 और 9 22, 22 में 3 का भाग नहीं जा रहा। इसके बाद 11 देखें, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से 7 का भी भाग नहीं जा रहा, 11 का देखें तो 7 और 2 9,
9 और 4 13, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 में 11 का भाग नहीं जा रहा, तो ये संख्या 11 से भी विभाजित नहीं है। और आगे देखेंगे 11 के आगे 13 भाज्य संख्या है, 13 का भाग देके देखते हैं तो 13 पंजे 65 बचे 9, 13 सत्ते 91 बची 19, 13 का भाग भी नहीं जा रहा, तो इसके आगे वाली संख्या है 17। 17 का प्रयास करते हैं, 17 का भाग देंगे तो 17 चौक 68 बची 6, 17 दिया 51 बचे 51 में तो 11 119 हो गए, 17 सत्ते 119। अब देखेंगे 17 का भाग क्या जा रहा है, 17 दूनी 34 बचे यहाँ 6 और 3 9, 97 में 17 का भाग नहीं जा रहा, तो इसके आगे वाली अभाज्य संख्या है 19। 19 का भाग देके देखते हैं, 19 का भाग देंगे तो 19 दूनी 38 बची 5, 57 हो गया, 19 दिया 57। अब अभाज्य संख्या हमारी जो है 23 है, तो 23 में 23 का भाग जाएगा, इसलिए 74 29 के गुणनखंड होंगे 17 गुणा 19 गुणा 23। इस प्रकार से हम किसी भी दी हुई संख्या के अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे, उसके बाद जांच करेंगे कि मासा और लासा यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणा जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम इन दोनों संख्याओं का पहले एलसीएम निकालते हैं। संख्याएं हैं 26, 91। आप देखेंगे इन दोनों संख्याओं में से पहली संख्या में इकाई अंक 6 है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित है। 2 का भाग देंगे तो ये 13 बार, इसमें भाग नहीं जाएगा तो उसी प्रकार से लिखा रहने देंगे। इसके बाद इसमें 13 का भाग जा रहा है 13 में, लेकिन 91 में देखेंगे क्या 7 का भाग संभव है, 5 का नहीं जाएगा, तो 7 का भाग संभव है तो 7 का भाग देंगे। 7 का 13 में नहीं जाएगा तो 13 है, 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 दिया 21। अब दोनों ही जगह संख्या 13 और 13 है, अभाज्य संख्या है, तो 13 का भाग जाएगा एक बार। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक 1,1 ना हो जाए। अब इसका एलसीएम होगा इन सब अभाज्य संख्याओं का गुणा 2 गुणा 7 गुणा 13, 13 सत्ते 91, 2 गुणा 91 गुणा कर लें, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182 एलसीएम आ गया। अब इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ इक्विवेलेंट विधि से भी बताया था, चाहे तो इक्विवेलेंट विधि से निकाल लें अथवा अपनी साधारण विधि से निकाल लें, दोनों विधियों में से किसी से भी निकाल सकते हैं। जैसे इक्विवेलेंट विधि से निकालना है तो देखेंगे 91 बड़ा है 26 से, 26 बड़ा है 91 से, तो 91 बड़ा है 26 से, तब यहाँ लिखते कैसे हैं 91 इक्वल टू 91 इक्वल टू 26। अब 26 का भाग 91 में देना तो हमें पता है 26 दिया कितना हुआ है, 25 दिया 75 और 3 78, 3 बार भाग जा रहा है। देखो अब 91 में से 78 कटा देंगे तो कितना 11, 11 में से 8 गया 3, यहाँ 8, 8 में से गया 8 में से 7 3, यहाँ 13 बचेगा, प्लस का 13 लिखा जाएगा, यानी कि भाग कितनी बार गया 3 बार, शेषफल कितना बचा वो प्लस करके लिख देंगे। अब आगे देखेंगे
यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये 91 की जगह 26 आएगा और यहाँ पर 26 के स्थान पर ये जो शीर्ष पर लिखा था वो आ जाएगा। अब इस संख्या का डिवाइड हमें इसमें करना, तो 13 का भाग देंगे, 2 बार 11, 13 दूनी 26। अब 26 में से 26 घटाएंगे तो शेष पर 0 बचेगा। शेष पर 0 हो गया, किसका भाग देने पर शेष पर 0 आया? 13 का, इसलिए HCF 13 हो गया, यानी कि मासा कितना आ गया? 13। तब देखेंगे HCF और LCM का गुणा, LCM मल्टीपल HCF इक्वल टू कितना? LCM दिया 182 और ये दिया है 30। 13 का गुणा करेंगे, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 की 6 हासिल 10, 13 एकम 13 और 10 23, ये आ गया 2366। अब देखेंगे हमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करना है, तो देखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। पहली संख्या दी है 26 और दूसरी संख्या दी है 91। यदि आपको डायरेक्ट गुणा करना है तो डायरेक्ट कर लेंगे, नहीं आता तो लिख के कर लीजिए। 26 और 91 का गुणा करेंगे, 91 गुणा 26 इस तरीके से भी कर सकते हैं। 6 एकम 6, 6 निम 54, 2 एकम 2, 9 दूनी 18। देखेंगे 6 4 2 6 8 5 13 की 3 2, 2366 आया। यहाँ पर भी 2366 है, इसलिए लिख देंगे HCF मल्टीपल LCM इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। हमें यही जांच करनी थी कि जो लासा और मासा है दो संख्याओं का, उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। इसलिए लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इस प्रकार से हमने फर्स्ट पार्ट किया है। बताएं तो सेकंड और थर्ड आपको होमवर्क में दे दें। क्वेश्चन किया लासा और मासा का गुणनफल बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, उसके दो पार्ट आपको होमवर्क में दे रहे हैं। सेकंड पार्ट है 510 और 92, थर्ड है 336 और 54। इनका लासा निकालेंगे और मासा यानी LCM और HCF। फिर लिखेंगे लासा गुणा मासा और पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, दोनों बराबर आएंगे तब लिख देंगे लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसकी जांच करेंगे। इस प्रकार से इन दोनों क्वेश्चनों को आप घर से करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क में है। कोई समस्या होगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।